નમસ્કાર. આજ ગુરુવાર સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણા સાપ્તાહિક ગુરુવારના મીટિંગ. આજના દિવસમાં આપણે ચર્ચાની વિષય બે રાખ્યા છે. એક તો લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણ, જેને એમને પરમ દિવસે એમના મૃત્યુના 42તમ દિવસો બધા મનાવશે. પછી 11 તારીખે એને જન્મદિવસ પણ છે. એ છે એમનો 119તમ જન્મદિવસ. એટલે એમને બાબતમાં આજે આપણે થોડું ચર્ચા કરીશું. આજના જે પરિસ્થિતિ જે છે એ પ્રમાણે અગર આ જેપી હોતે તો એને પછી આપણે પાંડોરા પેપર્સ ઉપર ચર્ચા કરીશું. પણ આપણે જે એમએસડીના બધા એક બ્રોડ ઓડિયન્સ સારા ભારતમાં ઊભા થયા છે, એટલા માટે આપણે ચર્ચા ગુજરાતીમાં રાખીએ છીએ. આપણે કન્વીનર પ્રકાશભાઈ શાહ બહુ બધા કામોમાં બીજી છે. અત્યારે સાબરમતી આશ્રમ જે બધા બ્યુટિફિકેશન કે ટુરિસ્ટના ટ્રાઇબના નામે અને હેરિટેજ સ્ટેટસને ખતમ કરવાની જે કોશિશ ચાલી રહી છે એમના અને બીજા બધા મિત્રો પણ એમાં બહુ બીજી છે, એટલે નથી આવી શકે. આજના ચર્ચા તો જયપ્રકાશજી નારાયણ ઉપર તો મહાદેવ વિદ્રોહી જે આપણે સર્વોદય કાર્યકર જે જેપી સાથે આંદોલનમાં જોડાયા હતા એ આજે बात करवाना है. सॉरी, मैं हिंदी में बात करूँ. आज के मीटिंग में प्रकाश भाई नहीं है. गुजरात का साबरमती आश्रम का सरकार जो ब्यूटिफिकेशन करने जा रहा है, इतिहास को जो इरेज करने की जो कल्पना चल रहा है उसी की हिसाब से तो उसी कामों में थोड़ा व्यस्त हैं. एक बहुत बड़ी काफिला गुजरात में आने वाला है साबरमती आश्रम को बचाने के लिए. आज का चर्चा जो हम करेंगे वो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम बात करेंगे. आज तो 7 तारीख है. आज 7 तारीख है. 9 तारीख को कल 8 तारीख को कल उनका मृत्यु दिन है. और वो मृत्यु दिन है उनका 42 डेथ एनिवर्सरी उनका है. और 11 तारीख को उनका जन्मदिन है. वो भी 119 जन्मदिन है. तो दोनों ही आजू बाजू में आता है. और आज हमारा गुरुवार का मीटिंग है. हम तो कायम जेपी का दिन मनाते हैं, बात करते हैं. जब कोरोना नहीं था हम हॉल मीटिंग करते थे और बातें भी करते थे, डिस्कशन भी करते थे. लेकिन आज तो वो उसको अभी भी हमारा ऑनलाइन चल रहा है. और जेपी के बारे में जो बोलने वाले जो आज हैं हमारे वक्ता श्री महादेव विद्रोही, वो युवा क्रांति वाहिनी में जब जेपी का साथ जुड़कर बिहार में काम किए हुए थे उसमें पूरा वो अनुभवी है. वो आज वो बोलने वाले हैं. लेकिन अभी ये बरसात चल रहा है. अभी तक हमारा जो स्टूडियो छोटा मोटा स्टूडियो हमने बनाया है तो यहाँ पहुँच नहीं पाए. उनका मैसेज आया कि बरसात के कारण रुक गए हैं. और आशा करते हैं कि बरसात बंद होगा वो आएंगे और हमारा बात में जुड़ेंगे. जेपी अगर आज होते तो अगर मन में सबका मन में आता होगा, अगर आज जेपी होते तो अभी एक स्थिति हमारे सामने जो दिख रहा है आज का स्थिति और जेपी आंदोलन का स्थिति. जब जेपी की बात आती है तो आज हमारे जेनरेशन जो है, जो मैं खुद भी जेपी आंदोलन में जुड़ा हुआ था और इमरजेंसी में जेल में भी था, तो हम जो जेपी के साथ जिस तरह से हम आइडेंटिफाइड हैं वो है करप्शन के खिलाफ जन आंदोलन, नागरिक अधिकार, नागरिक स्वातंत्र, इसकी सब बात है. और एक टोटल रिवोल्यूशन की बात है. वो टोटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं. समाज पूरा सिस्टम बदल गया है, पूरा ख़त्म हो गया है, इसको बदलना पड़ेगा, उसकी बात करते थे. अगर ये सिस्टम, अगर उनके साथ हमारा जब आज यूथ जब हमारा जो बात हुआ था हम कहे थे उनको कि जेपी जी ये तो पूंजीवादी है, आपको टोटल रिवोल्यूशन तो पूंजीवाद के खिलाफ ही जाएगा. तो बात में हंस देते थे. वो बोले ठीक है आप अपने काम कीजिए लेकिन ये व्यवस्था को बदलना है. तो ये जो टोटल रिवोल्यूशन की बात के अंदर में उनका जो टोन था व्यवस्था बदलने की बात थी.
लेकिन व्यवस्था बदलने के अंदर में एक इलेक्शन आ जाता है तो व्यवस्था इलेक्शन के माध्यम से बदलती नहीं है, ये तो एक चर्चा की बात है। लेकिन अभी जो इतने सारे ये जो क्रांति जो टोटल रिवोल्यूशन की बात हो रही है, अभी हमारा देश में जो जो घटना अभी लखीमपुर में जो हो गया, और इस तरह से एक गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ जाता है, और उसके पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट से बात आती है कि सब जो कोई अगर आंदोलन सब जुडिशियस है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते। इसकी ये प्रकार का जो बात चल रही है, तो ये पर 8 किसान मर गए, फिर कोई नेता नहीं जा सकते, कोई इनको मिलने नहीं जा सकते, और जो जाएगा उनको अटैक कर देते हैं, एयरपोर्ट से बंद कर देते हैं। ये जो परिस्थिति जो खड़ा हुआ है, तो अगर जेपी अगर होते तो क्या जेपी ये करने देते? आज हमारे देश में ऐसे पर्सनालिटी जो है, एक व्यक्तित्व जो है, जो उनकी जरूरत है। आज हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे बहु विभूतियों भी हैं, लेकिन जेपी जैसा जो व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, इथिक्स जो उनका होता है, वो हमारा में ये दिखने को मिलता नहीं है। तो हम जिसको कहते हैं, हमको बहुत याद करते हैं। जेपी अगर होते, जो जेपी गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके गए, उससे उनके पाठ लेके गए और उसको बिहार आंदोलन में रूपांतरित किया उन्होंने, और वो आंदोलन जो था सारे भारत में आस्ते आस्ते फैलने लगा, और फैलते फैलते इतना एक विशाल एक रूप ले रहा था, लोग जो आक्रोश का रूप इतना ले रहा था कि इंदिरा गांधी तक, उस जमाने के प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी डर गई थी। इसीलिए तो रामधारी दिनकर लिखे थे, सिंहासन आती है, सिंहासन जनता आती है, सिंहासन खाली करो। साहित्य का रूप भी बदल गया था, जनता आती है, सिंहासन खाली कर दो। जेपी के साथ में जनता, हजार हजार लाख लाख जनता, स्टूडेंट्स, यूथ, किसान, मजदूर, सारे के सारे जनता, और वो एक सिंबल था, ये टोटल रिवोल्यूशन के सिंबल था। करप्शन के खिलाफ, करप्शन को दूर करना पड़ेगा, लोग के लिए शासन को बिल्कुल लोग के लिए शासन होना चाहिए, ये बात था। तो ये होते होते ऐसा परिस्थिति खड़ी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, शी वॉज अफ्रेड, वो डर गई थी, तो उन्होंने इमरजेंसी कायम किया। मिडनाइट नॉक आप जानते होंगे, 25 जून जो है 1975 के 25 जून जो है वो मिडनाइट नॉक, वो मिडनाइट नॉक में काफ़ी नेता, पत्रकार, साहित्यिक, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ये मजूर नेता, सबको पकड़ के रात में ले गए, जेल में डाल दिए। 19 महीना, कोई 20 महीना तक पड़े रहे, मिसा में, डिगायर में डाल दिए गए। ऐसी परिस्थिति भारत में कभी तक भी वो खड़ा नहीं हुआ था। वो एक फैसीवाद का एक विकराल रूप हमको देखने को मिला। आज सब ये दिन को याद कर रहे हैं, और जो भी सरकार भी आते हैं उसकी इमरजेंसी को माने बाकात करते हुए, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जो है उससे और भी खतरा और परिस्थिति खड़ा करते हैं। जो रूल ऑफ लॉ जो होता है, रूल ऑफ लॉ इज टोटली एब्सेंट। तो ये जो रूल ऑफ लॉ, अगर आप लखीमपुर की बात अगर करेंगे, किसान की बातों को नहीं सुनना, अगर देश में जो जिस तरह से और भी चल सिविल राइट, डेमोक्रेट जो हनन हो रहा है, अगर चारे और आप देखेंगे, ये देखते हुए आपको लगेगा ये जो अराजकता जो है, जो इंटीग्रिटी के सवाल जो नहीं है, झूठ को सच करना, सच और झूठ करना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम में जात पात धर्म को पूरा बढ़ावा देना, और वोट बैंक पॉलिटिक्स को खड़ा करना, इलेक्शन को करप्ट करना, और जालियाती करके इलेक्शन के माध्यम में पावर में आना, ये इतना सारे हो गया है इसमें। और लोग को डराने, एक फियर, लोग को मन में डर, जो डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी भय मुक्त होना चाहिए। जो रविन्द्रनाथ कहते हैं, उच्च मस्तक भय से मुक्त हो, भय से मुक्त होना चाहिए आज। लेकिन आदमी ये जो स्टूडेंट को भी डरा के रखते हैं, जो कि अगर स्टूडेंट अगर आवाज उठाएगा तो उसका सेशनल के मार्क कम कर दिया जाएगा, उसका सेमेस्टर में मार्क कम कर दिया जाएगा। स्टूडेंट डर के बात नहीं करते हैं, मजदूरों की तो है, मालिकों की डर है, किसानों का डर, पुलिस का डर है। तो ये हर जगह में एक डर की वातावरण, आंगनबाड़ी वर्कर है तो उसका काम निकाल दिया जाएगा, उसको डर है। एक डर की वातावरण, एक गुंडा राज जो होते हैं, जो रूलिंग पार्टी जो होते हैं, वो गुंडा राज जो है, एक गुंडाओं का राज जो चल रहा है। अगर वो गुंडाओं के राज जैसे ही आज 8 किसानों को तो जान ले सकते हैं, ऐसी बात है। तो ये ऐसी बातों में आज कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो इसी समय पर आज हम जेपी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी समय पर जेपी की जो चर्चा कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि महादेव भाई आ जाएंगे तो आगे का चर्चा ले जाएंगे।
तो मुझे लग रहा है कि वो महादेव भाई थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो ऐसे तो बात है कि जेपी की बात जब आता है हमको तो बहुत लोग होता है जेपी के बारे में बात करने के लिए कि उनका लाइफ बड़ा रोमांटिक है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी जैसी लाइफ है। उन्होंने स्टूडेंट लाइफ का उनका जो स्टूडेंट लाइफ में जो आज़ादी लड़ाई में जुड़ गए, बाद में जेल से हजारीबाग जेल से जो भाग है, समाजवादी की जो विचार जो उसमें जो रहे, और बाद में उन्होंने पावर पॉलिटिक्स में रहे नहीं। फिर बाद में भारत में जो आज़ादी के बाद गांव-गांव शहर आदिवासी विस्तार, गांव की विस्तार, कश्मीर हो, नागालैंड हो, ये सब जगह जाके उसको समाधान करने की कोशिश किए। ये बात एक बहुत ही एक लगता है कितना डेडिकेटेड माने आदमी, कितने देश को कितने प्यार कितना करते थे और मूल्यनिष्ठ पॉलिटिक्स की बात करते थे और खुद ही पावर पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश की, मॉरलिटी इथिक्स की बात की, स्टूडेंट यूथ को उन्होंने इंस्पायर करने की कोशिश करते रहे। वो है जेपी। इसीलिए हम जब जेपी की बात करते हैं तो हमारा एक लोभ हो जाता है। हम लोग भी जब जेपी मूवमेंट में, मैं खुद जब उड़ीसा में जब था और जेपी मूवमेंट में हम जुड़े हुए थे, लव कुश चौधरी, मालती चौधरी, उनके नेतृत्व के नीचे हम काम करते थे, मनमोहन चौधरी, इनके किसान पटनायक, इनके नीचे हम काम करते थे, हम स्टूडेंट थे। और जब जेपी उड़ीसा में आए थे उनके साथ 3-4 दिन रहने की बातचीत करने का हमको मौका मिला था, तो ये एक याद आ जाता है और हम काफ़ी बहुत ही इंस्पायर्ड फील किए थे। और हम तकलीफ जो था, जो तकलीफ कहते हैं, वो तकलीफ बैठा कर भी जेपी की बात जो है, जेपी आंदोलन को फैलाने के लिए हम बहुत कोशिश करते थे। बिहार में तो काफ़ी काम हुआ था, उसको बिहार आंदोलन कहा जाता था, जो कि बाद में जेपी मूवमेंट कहा गया। तो ये उसकी हमको एक लगता है। तो जेपी अगर आज होते तो आज क्या होता, जेपी अगर होते तो लखीमपुर मूवमेंट में जाना क्या वो रोक देते, क्या वो जाके आज इसको सामने सारा भारत में आह्वान नहीं करते आज। लेकिन ऐसा है कि सारा भारत में डिस्कॉन्टेंट जो है वो बिल्कुल अंदर 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 पूरा पक रहा है, लोग गुस्से में उबल रहा है, क्योंकि बोल नहीं पा रहे, डर, एक डर सा पैदा हो गया। लेकिन ऐसे आदमी चाहिए जिसमें आदमी भरोसा के नाते, जिसको भरोसा करते हुए आंदोलन में कूद पड़ेंगे। आदमी जो लोग जो हैं लाठी गोली को डरते नहीं है, भारत की जनता कभी डरे नहीं है। अगर होता आजाद भारत आजाद नहीं होता, ये जेपी जानते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड रहने वाला आदमी की जरूरत है। तो जेपी अगर हाथ होते तो आज भारत में ये आंदोलन का जुआर वो दिखता, स्टूडेंट मूवमेंट भी होता, यूथ मूवमेंट भी होता, जो माइग्रेंट वर्कर्स के हालत बिगड़ा हुआ है वो आज वो ठीक ठाक होता, सिविल राइट, डेमोक्रेटिक राइट जो खत्म हो रहा है वो भी आता, जो जुडिशरी के अंदर में भी जो यहाँ बात होती है अभी भी कुछ करेक्शन भी होता। तो ये अगर जेपी होते तो ये मन में बार बार मन में आता है। अभी ये लगता है कि बरसात तो रुक नहीं रहा है और महादेव भाई रुके हैं कहीं बरसात में बचने के लिए, वो आएंगे ही। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि हम दूसरे टॉपिक पर हम जाएं और उस टाइम पे बाद में आने के बाद फिर महादेव भाई अपनी बात रखेंगे। मैं भी जो पांडोरस पेपर जो है, अभी जो हमारा देश के जो लोग हैं, जो उनकी धन जो है टैक्स को इवेड करने के लिए इंग्लैंड के माध्यम से और किसी में जाकर पैसा रखते हैं, ये क्या बोलेंगे आप? इनको क्राइम कहेंगे, क्रिमिनल कहेंगे, इनको सिटीजन्स कहेंगे, इनको क्या दर्जा दिया जाएगा? लेकिन आज जो पैसा कमाता है, जो धन कुबेर बन जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। और दे कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग, द वीआईपीज, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट वो भूल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आज पानामा पेपर पहले था, बाद पांडोरस पेपर आया, एक बफर्स को कांड लेकर एक राजीव गांधी की सरकार पूरा फेंक दिया गया। लेकिन आज इतने सारे कांड आ रहा है, लेकिन इससे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के, रूलिंग पार्टीज के लोग, छोटे मोटे नेशनल और रीजनल पार्टीज के सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और देश की पैसा खाली स्विस बैंक की बात जाती थी, अभी स्विस बैंक की बात कोई करता नहीं है। स्विस बैंक कौन से पैसा आएगा नहीं आएगा, वो जो बात करते थे रूलिंग पार्टी जो करते थे, आज बात आती नहीं है। लेकिन पांडोरस पेपर में फिर से एक बार कितने सारा करोड़ रुपया यहाँ हमारा नहीं है। यहाँ लोगों को जो कोरोना में जो मर रहे हैं उनको पैसा देने के लिए नहीं है, मदद करने के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे उन्हें मदद करने के लिए नहीं है। वो पैसा और कहीं किसी आइलैंड में जाकर वो जाकर खर्च वहाँ पड़ा हुआ है टैक्स को बचने के लिए। ऐसे टैक्स तो देते नहीं है। हमने सुना है कि टाटा जीरो टैक्स देते हैं, बिरला जीरो टैक्स देते हैं। वो टैक्स इवेशन होता है। जितना टैक्स अगर नहीं लेंगे वो कॉमन पीपल के ऊपर में सारे के सारे टैक्स लोगों के ऊपर डाला जाता है, एक के ऊपर एक टैक्स डाला जाता है। और फिर हम कोई इसमें हमदर्दी भी नहीं होता है। गैस का सिलेंडर 900 ऊपर 1000 रुपये की तरफ जा रहा है। हर रोज पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ रहा है और ये ट्रेन भी चल रही है, सीनियर सिटीजन कोई फायदा भी नहीं है। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है। तो ये पांडोरा पेपर्स के बारे में अभी मीनाक्षी बेन जोशी आप जानते हैं, वो आपके सामने बात करेंगे।
उसके बाद हम फिर आशा करते हैं कि बरसात जब यह होगा और ये वादे बहेंगे, थोड़ा बरसात से दिक्कत आए होंगे, थोड़ा स्वस्थ होने के बाद अपनी बात जो उनकी उनके जीवन में जो उन युवावस्था में जो आंदोलन किए थे उसके बारे में बात रखेंगे। मैं अभी यहाँ से कहकर अपनी बात को पूरा करता हूँ। मीनाक्षी बिंदु। धन्यवाद वारिकानाथ जी। आपने काफ़ी प्रस्तावना किया और जयप्रकाश जी को जब याद करते हैं तो दो बात है, एक तो लोक आंदोलन की, लोगों के आंदोलन की बात, और वो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, वो बात भी आपने ठीक याद दिलाई, क्योंकि महंगाई बेशुमार बढ़ गई है। बेतहाशा महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन चाहिए वो आंदोलन आज नहीं हो पा रहा है, वो भी एक चिंता की बात है। पर महंगाई के खिलाफ लोग नाराज़ है, लोग काफ़ी खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं, खास करके हम महिलाएं तो वो बात से काफ़ी दिक्कत में हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वादे किए गए थे वो मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे किए गए हो या अभी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने किए हो, सब लोगों ने कभी वादे निभाए नहीं। और बातें कही, बार बार कही गई थी हमें कि स्विस बैंक से पैसे लाया जाएगा, काला धन को एक किया जाएगा, और सबकी इतना काला धन बाहर गया है देश का कि सबको सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, ऐसा इतने सारे पैसे हैं। तो पेंडोरा पेपर्स की बात करते हैं वो समय पे कि जब जयप्रकाश जी का स्मृति दिवस हम ये कर रहे हैं और उनका जन्म जयंती भी ये करेंगे 11 अक्टूबर को, तो जयप्रकाश जी को याद करने का समय पे पेंडोरा पेपर्स पे डिस्कस करना एक ठीक मौका है। तो पेंडोरा पेपर्स के बारे में ऐसे मेरा कोई बड़ा अभ्यास नहीं है, मैं जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा कर पाई हूँ उसके आधार पे मैं बात करूँगी। ना मैं कोई अर्थशास्त्री हूँ, ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, पर मुझे जितना डिटेल मिला है खास करके अखबारों के माध्यम से, उसके आधार पे मैं बात को रखूँगी। ये पेंडोरा पेपर्स से पहले बहुत सारे पैराडाइज पेपर्स आए, पनामा पेपर्स आए, उसके पहले ऑफशोर लीक्स की बात आई, उससे पहले भी लग्जमबर्ग लीक्स की बात हुई, फिर स्विस लीक्स की बात हुई। तो ये लीक जो होता है उसके कारण काफ़ी डिटेल्स लोगों को मिलती है। तो पनामा पेपर्स जब 2016 में आए थे तो उसमें 424 इंडियंस का नाम था, और 2018 में मतलब 2018 में पैराडाइज पेपर्स आए थे जिसमें 714 मतलब 714 इंडियंस का नाम था। आप समझ सकते हैं कि भारत देश में करप्शन के क्या हाल है, इसलिए इतने सारे इंडियंस का नाम आ रहा है। और अभी तो जो लिस्ट निकलता है दुनिया के पैसे वाले लोगों का, उसमें भारत का अभी काफ़ी ऊंचा स्थान है। हमारे कंपनियां, भारतीय कंपनियां दिन के घंटे के दिन में तो 100 करोड़, मोर देन 100 करोड़ ये लोगों का अर्निंग है। और अंबानी जैसी कंपनी का तो वर्ली 93 करोड़ का अर्निंग है। तो ऐसे समय में पेंडोरा पेपर्स की बात मैं कर रही हूँ। तो पेंडोरा पेपर्स आए उसके पहले मैंने बताया ऐसे बहुत सारे पेपर्स बाहर आए, और ये पेंडोरा पेपर्स में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं। ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का,
उसमें 117 देश के 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट उसमें जुड़े थे और उन्होंने 2 साल पूरा कंटिन्यूसली उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट्स को तराशा और 29,000 कंपनी और ट्रस्ट के बारे में जो उन्होंने इंक्वायरी किया। ये 29,000 कंपनी और ट्रस्ट को सेटअप करने वाले 14 ग्लोबल कॉरपोरेट सर्विसेज फर्म्स है जिन्होंने 29,000 कंपनियों और ट्रस्ट को सेटअप किया था। और ये जो आए हैं पेंडोरा पेपर्स उसमें भारत मतलब हमारा देश और रशिया, अमेरिका, मेक्सिको, बहुत दुनिया के लगभग कोई देश बाकी नहीं है उसमें ये नाम इसमें पेंडोरा पेपर्स में जिनका नाम आया हो। भारत के 380 इंडियंस का नाम है पेंडोरा पेपर्स में। कुछ नाम जाने माने हैं इसलिए मैं थोड़ा बता दूं कि ये कौन नाम है। सबसे तो पहले जिन्होंने अपनी कंपनी को डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया है खुद को, वो है हमारे अनिल अंबानी जी। दूसरे हैं हमारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी और बहुत बड़े हमारे बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जी और उनके वाइफ अंजलि बेन, उनके पिताजी अंजलि बेन के पिताजी आनंद मेहता। फिर नीरा राडिया, वो भी आप जानते हैं, तो वो तो बहुत ही 2 साल पहले उनका नाम बहुत ही ये हुआ था। फिर नीरव मोदी जिनको हम नीमो बोलते हैं, तो ये नीमो भाग गए। उससे पहले उन्होंने अपनी सिस्टर के थ्रू, पूर्वी मोदी, उनके थ्रू ये ट्रस्ट शुरू किया था और पूर्वी मोदी को उन्होंने प्रोटेक्टर के रूप में अपॉइंट किया था। दूसरे है विनोद अदानी जो हमारे जाने माने जो बिजनेस मतलब कॉरपोरेट हाउस है उनके भाई गौतम भाई के। फिर सतीश शर्मा जो कांग्रेस के लीडर रह चुके, शायद कैप्टन सतीश शर्मा है वो। और इकबाल मिर्ची और उनका पूरा परिवार, वो तो आप जानते हैं, इकबाल मिर्ची के बारे में सब लोग जानते हैं। फिर जैकी श्रॉफ जो हमारे एक्टर है। और फिर ये दूसरा नाम है जॉन मार्शल शो जो हमारे किरण मजूमदार शो है जो पेप्सी कंपनी के सीईओ रह चुके, उनके हस्बैंड है वो। फिर अजय अजीत केरकर, वो कॉक्स एंड किंग्स कंपनी बहुत फेमस हुई थी, आप लोगों को अगर याद हो तो, ट्रैवलिंग कंपनी है, उनके मालिक हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये तो मैंने कुछ नाम जो आप जानते हैं फेमस है कंपैरेटिवली, उनके नाम आपको बताया। और जो फॉरेनर जो नाम फेमस है, बहुत सारे नाम हैं, भारत में भी बहुत सारे नाम हैं, पर ये जो जाने माने नाम हैं मैंने आपको बताया। और फॉरेनर्स जो है जिनका नाम आप सब जानते हैं, तो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, फिर पॉप स्टार शाकिरा जी, फिर चेक रिपब्लिकन के पीएम एंड्रूज, फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, फिर पुतिन के साथ जिनके इमोशनल रिलेशनशिप है ऐसे उनके गर्लफ्रेंड और उनके साथीदार, फिर केन्यन प्रेसिडेंट केन्याट, फिर इमरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे पड़ोस के पाकिस्तान के, उनके साथीदार और उनकी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है वो इलाही जी। ऐसे नाम फॉरेन के काफ़ी है जो आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे रही हूँ। तो ये नाम कुछ मैंने इसलिए बताया कि पता चले कि किसके किसके नाम इसमें मेंशन हो रहे हैं। तो ये टोटली मैंने बोला ऐसे 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को तराशा गया, 10 लाख से ज़्यादा ईमेल को चेक किया गया और 64 लाख से ज़्यादा पीपीटी को रेफरेंस के रूप में देखा गया और वो डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल थे उसको। और हाँ, 64 लाख डॉक्यूमेंट्स जो है जो इलीगल ट्रांजैक्शन की बात बताते उसको तराशा गया और 5 लाख पीपीटी को सर्च किया गया और उसको तराशा गया। उसके बाद ये नतीजे पे आए हैं इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कि इतना सारा लोगों ने पैसे किए हैं। तो हम
हमें लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया में कि जहाँ टैक्स का बहुत ही कंसेशन मिलता है, वहाँ की कंपनी हो तो उसको टैक्स बेनिफिट बहुत मिलते हैं। ऐसे देशों को इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है टैक्स हेवन कंट्रीज, ऐसे देश हैं दुनिया में, उसमें कोई शक नहीं है। पर हमारे देश के लोग जो है, मैं तो खास करके भारत की बात बोल रही हूँ, कि हम बोलते क्रोनी कैपिटलिज्म, दुनिया में भी ये वर्ड चल रहा है, पर एक क्रोनी कैपिटलिज्म की बात नहीं है। ये सही चेहरा जो है, ये जो पूरा कॉन्सर्वेटिव में रिसर्च में जो मीडिया हाउस जुड़े थे, उसमें द गार्जियन करके जो इंग्लैंड का बहुत पुराना अखबार है, 200 साल हो गए उसको, बीबीसी पैनोरमा है उसमें, फ्रांस का ले मोंडे है और वॉशिंगटन पोस्ट, इतने लोगों को शेयर किया गया था ये डिटेल्स। और ये 4 मीडिया हाउस ने इसका पूरा, ये जर्नलिस्ट लोगों ने काफ़ी डिटेल देखा था। ऐसे ही एक्यूजेशन और ऐसा नहीं किया गया था। हमारे देश में ए जयप्रकाश जी के आंदोलन के टाइम पे एंटी इमरजेंसी मूवमेंट में जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, ऐसे इंडियन एक्सेस ने ये इन्वेस्टिगेशन को पूरा भारत के जो नाम है उसको पूरा वेरीफाई किया और फिर पब्लिश करना शुरू किया है। तो आप देखते होंगे हर रोज़ आ रहा है 4 या 5 उसका आगे उसका डिटेल हर रोज़ आ रहा है, जो डिटेल्स मिल रहा है इंडियन एक्सेस को वो पब्लिश हो रहा है। और ये जो लोग का नाम मैंने बताया, उससे ज़्यादा भी लोग हैं जो नाम मिले हैं अभी कल और परसों इंडियन एक्सेस ने जो पब्लिश किया है, उसमें हमारे आर्मी में जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस रह चुके हैं, वो भाई साहब का भी नाम निकला है। और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो इनकम टैक्स और ये सब हमारी सर्विसेज है, उसके ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी ऑफिसर्स का इंटरव्यू भी किया गया है पेंडोरा पेपर्स को लेके कि आपको क्या कहना है। ये बात सही है कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भारत का कोई कानून उस पर कोई प्रतिबंध नहीं करवाता है। पर आप अगर इनकम टैक्स में छिपा के, अपनी डिटेल्स छिपा के आप अपना स्टेटस ये करते हैं तो ये ऑफेंस है। तो इनकम टैक्स और हमारे DRI और ED उसके खिलाफ काम कर सकते हैं। जब पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स निकले तो तब प्रॉमिस गवर्नमेंट ने किया था हमारे देश की कि जो भारतीय लोगों का नाम निकला है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। अभी तक हमने नहीं सुना है कि किस पे इसको लेके किसी को जेल हुआ या ऐसा। तो पनामा पेपर्स के टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा था, और आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को भी उसके कारण रेजिग्नेशन देना पड़ा था। पर हमारे देश में किसी ने उसको लेके रेजिग्नेशन दिया और कुछ किया या जेल में गए, ऐसा हमने अभी तक नहीं सुना है। तो ये सब लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ये क्या उसमें गलत है, ये लोगों ने तो कानून के हिसाब से किया है। जैसे सबके स्पोक्स पर्सन अभी बता रहे हैं, हमारे सचिन तेंदुलकर जी के स्पोक्स पर्सन ने भी बताया कि उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया है। पर ये पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स जब डिटेल्स पब्लिश हुआ, रिलीज़ हुआ, उसके बाद ये पेंडोरा पेपर्स का जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो बाहर आया। तो ये पेंडोरा पेपर्स और पहले आए हुए पनामा और पैराडाइज पेपर्स में क्या फ़र्क है? तो ये पनामा और पैराडाइज पेपर्स में जो डिटेल्स आया तो उसका जो हुआ था इन्वेस्टिगेशन, वो था मूल करके इंडिविजुअल्स और उन कॉरपोरेट्स ने अपने ऑफशोर कंपनी एस्टैब्लिश की है, तो उसका रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन हुआ था। ये जब हुआ उसके बाद जब डिटेल्स बाहर आई तो जो जितने देशों के नाम आए उनके लोगों के, तो वो देशों के वहाँ ऐसे कानून बनाए गए कि उसके कारण अभी इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट्स ऐसी ऑफशोर कंपनी नहीं सेटअप करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका नाम बाहर आ जाता है। अभी ये जो मोडस ऑपरेंडी जो पेंडोरा पेपर्स में पता चला वो है ट्रस्ट, थ्रू ट्रस्ट। ट्रस्ट का तो हम जानते हैं कि कैसे होता है। ये ट्रस्ट सेटअप करते हैं। ट्रस्ट सेटअप करने का जो प्रोसीजर है उसमें 3 पार्टियां होती है, और उसमें एक होता है सेटलर,
जो सेटअप करता है ट्रस्ट को और क्रिएट करता है, वो ऑथर होता है वो ट्रस्ट का, वो शुरुआत करने वाला होता है। दूसरा है ट्रस्टी, जो इसको एसेट को होल्ड करता है और बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ पीपल के लिए काम करता है। और तीसरा होता है ए प्रोटेक्टर, जिसकी बात मैंने बोली कि नीरव मोदी के ट्रस्ट का प्रोटेक्टर उनके सिस्टर को अपॉइंट किया गया था। तो ये सेटलर जो होते हैं, जो ट्रस्ट को सेटअप करते हैं, वो लोग प्रोटेक्टर को अपॉइंट करते हैं। और ये प्रोटेक्टर जो है वो ट्रस्ट का काम को और ट्रस्टी को सब पे सुपरविज़न करता है। और सब कभी कभी वो प्रोटेक्टर ट्रस्टियों को बदल भी सकता है और नए ट्रस्टियों को अपॉइंट भी कर सकता है। तो ये जो ट्रस्ट का 3 तरह का मतलब वहाँ ऑथोरिटी होता है। तो ये पेंडोरा पेपर्स ने जो बाहर निकाला उसमें ये बात थी कि ये थ्रू ट्रस्ट हो रहा है, तो उसमें हमें कुछ गलत नहीं लगेगा कि हाँ उसमें क्या गलत है। तो ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है, वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ का नाम भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो स्विट्ज़रलैंड है, हांगकांग है, मॉरिशस है, मोरक्को है, पनामा है, बहामास है, एंटोरिया है, बरमूडा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जिसको शॉर्ट में BVI कहते हैं, और कैमेन आइलैंड है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड जो है उसमें ये सब ऑफशोर कंपनियां और ये ट्रस्ट का सेटअप हो रहा है। कुक आइलैंड है, और ऐसे देशों में ये सब टैक्स हेवन देश माने जाते हैं। और वहाँ पे ये पूरा टैक्स को बचाने के लिए टैक्स का चोरी बोलेंगे तो ये तो कैपिटलिज्म में वर्ड ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए वो बोलते हैं टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग। ये बहुत बढ़िया वर्ड है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दोस्त है, हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की और बहुत बढ़ भी रही है, तो उन्होंने बढ़िया ये वर्ड निकाला टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के लिए वो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो टैक्स चोरी करना चाहते हैं, वो तो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये ऑफशोर कंपनियों का बात, और ये ट्रस्ट के थ्रू, ये ट्रस्ट के थ्रू जो पता चलता है, तो पहले आप ढूंढोगे तो पता नहीं चलेगा, उसमें कोई ना कोई NRI आपके रिलेटिव या आपका NRI फ्रेंड होगा, तो उसमें उनका नाम रहेगा, तो पता नहीं चलेगा कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं, मतलब नाम पता नहीं चलेगा। और दूसरे ये टैक्स हेवन कंट्रीज का सबसे बड़ा जो है एस्पेक्ट, उसमें बहुत सीक्रेसी होती है, ये डिटेल दूसरों को नहीं दिया जाता है, ऑफिशियल सीक्रेसी इसमें बहुत होती है, तो हम चाहे फिर भी ये डिटेल हमें नहीं मिलेगा। तो ट्रस्ट का जो सेटलर का नाम किसी और का होगा, या कोई NRI दोस्त होगा, NRI कोई रिलेटिव होगा जो हम तो नहीं ढूंढ सकते हैं। और उसमें जो सेटअप ऑफ पीपल बेनिफिशियरी के नाम होगा, उसमें हमारे किसी का नाम हो सकता है, तो उसको ढूंढना होगा। तो बहुत बड़ा 2 साल बहुत बड़ा काम किया है जर्नलिस्ट लोगों ने, और उसमें से निकाला कि ये हमारे देश के 380 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये और दूसरा भी अखबार में आज न्यूज़, कल शायद न्यूज़ था कि यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में कम से कम मोर देन 70,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो ऐसी कंपनियों की है जो ब्रिटेन की नहीं है, मतलब ब्रिटेन के लोकल लोगों उसके ओनर नहीं है। ऐसी कोई कंपनियां जो है जो अननोन है, उसको कौन ये कर रहा है, किसका कौन उसका ये है स्टेक होल्डर या उसका प्रमोटर, नहीं पता चलेगा। वो बाहर की कंपनियां वो वहाँ ओन कर रही है, मोर देन 70,000 प्रॉपर्टी अकेले लंदन में। तो अभी तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म तो ख़त्म हो गया, जो डायरेक्ट रूल करते थे, और जो ड्रेन थियरी हमारे दादा भाई नवरोजी और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने जो ड्रेन थियरी की बात की थी वो तो डायरेक्टली ड्रेनिंग था। इंपीरियलिज्म ऐसे ही बढ़ा, पहले स्पेनिश, पुर्तगीज वो सब कॉलोनी हुआ, कॉलोनलाइजेशन में उनका पूरा वेल्थ बढ़ा, वो देशों का, उनकी समृद्धि बढ़ी, उनके लोगों का जीवन शैली बदल गया। और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने खास करके एशिया अफ्रीकन कंट्रीज़ में कॉलोनीज से पूरा हमारा वेल्थ को ड्रेन करके खुद को बहुत ही अच्छे तरह से रहना उन्होंने पसंद किया। और उसके खिलाफ फिर आवाज़ जब उठने लगा, तो वो जो लोग थे, जो कंपनियां और जो लोग थे जिनके इंटरेस्ट यहाँ से, फिर उन्होंने ऐसे
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और ऐसे आइलैंड सब जहाँ पे टैक्स को लेके बहुत ही लूज कानून है, बहुत ही रिलीफ वाले कानून है और ऑफिशियल सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अपनी एसेट को बदल दिया। तो इम्पीरियलिज्म का रूप बदल गया। ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया, फिर हम अपना ये रखने के लिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का नाम भी दिया और हमें बहुत ही अभी भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स और सब भी करते हैं और ख़ुद को कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का हिस्सा सोच के खुश भी होते हैं। पर वो इम्पीरियलिज्म का, स्लेवरी का ये था, ये बात हम भूल जा रहे हैं। और इम्पीरियलिज्म आज अभी सिर्फ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म नहीं, यूएसए भी, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म में भी डकोटा जो स्टेट है अमेरिका का, उसमें बहुत सारा टैक्स हेवन फैसिलिटीज़ है। तो अमेरिका का जो पैसे है वहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है। तो ये ऑफशोर कंपनी तो बहुत नोन है फैक्ट। ये पनामा पेपर्स के टाइम, पैराडाइज पेपर्स के टाइम पे भी बहुत बात आई थी। आप लोगों को याद हो तो एचएसबीसी जो बैंक है उसका भी बहुत बड़ा आया था, क्या बोलेंगे उनका मतलब कौभांड, कि उन्होंने इतने सारे देशों में पैसे को एक किया। मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, जो क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है फाइनेंस का, और उसमें वो इन्वॉल्व थे। और एचएसबीसी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी बैंक है और उसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट भी है। तो ये पेंडोरा पेपर्स में जो नया मोड ऑफ ऑपरेंडी आया, मोडस ऑफ ऑपरेंडी, कि कैसे काम करते हैं, और हमारे देश के सब जो लोग हैं फेमस लोग, उन्होंने भी ऐसे काम किया। अनिल अंबानी जी का नाम तो हमने इसलिए बताया कि उन्होंने तो अपनी कंपनी को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, कि वो तो अभी उनके पास एक भी पैसा नहीं है। और ये जो ऐसा ये करते हैं टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स प्लानिंग के नाम पे, उसमें भारत को कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया एवरी ईयर वी हैव टू लूज़। और अभी तो हम 1 लाख करोड़ हो जाता है जीएसटी का इनकम, तो बहुत बड़ा हम खुश हो जाते हैं। पर ये 5 लाख करोड़ रुपया एवरी ईयर वी आर लूजिंग हमारे टैक्स का इनकम। और हम आम जनता को इतना टैक्सेशन में ये कर रहे। कोविड में भी कोई रिलीफ नहीं दिया। कोविड के डेथ में 4 लाख रुपया का कॉम्पनसेशन की बात थी, सिर्फ 50,000 रुपीज़ के लिए गवर्नमेंट एग्री हुई। आप बताइए, अगर ये सब टैक्स इवेजन या टैक्स प्लानिंग के नाम पे अगर ये पैसे बाहर नहीं चले जाते, तो शायद हमारे देश में कोविड रिलीफ का काम अच्छा होता और सबको कॉम्पनसेशन भी शायद ठीक से मिलता, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो डिटेल मैंने बताई, और ये है, ये कौन ये करता है ऐसा। एक पनामा देश है, आपको पता है, उसमें एक लॉ फर्म है, मतलब एक बहुत बड़ी कानून को ये करने वाली कंपनी है, उसका नाम अल्कोगैल है, ALCOGAL। उसने ये सब सेटअप किए हैं, मतलब उसका एक्सपर्टाइज चाहिए ना, हम लोग तो नहीं कर सकते, पर ये लोग ऐसा प्रोविज़न रखते हैं और ये ट्रस्ट सेटअप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है, तो कानूनी ये नहीं है। हाँ, बात सही है, कानूनी कुछ गलत नहीं है, ये कर सकते हैं, कोई भी इंसान बाहर इन्वेस्टमेंट ऐसा कर सकता है। इनकम टैक्स में हमारे देश में 2.5 लाख रुपया से आप ज़्यादा इनकम ये करते हैं तो आपको टैक्स भरना है, पर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स रिलीफ है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है, पर ये चलता है हमारे देश में, क्योंकि कानून तो कौन बनाता है, पैसे वाले लोग बनाते हैं। गरीब लोगों को कानून बनाने का मौका कहाँ है, उनकी बात ही कौन सुनता है। ये जो मेरे पहले हमारे वक्ता ने बताया, किसान इतनी बात कह रहे हैं, किसान आंदोलन इतना ज़ोर शोर से चल रहा है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। पर ये जो टैक्स को लेके जो कानून बनाते हैं, इसमें ऐसे कानून बनाए गए हैं। 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा हमारे देश में अगर आप इनकम करते हैं, मतलब सब एम्प्लॉय क्लास जिसका रिकॉर्ड पे इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, आपके सैलरी से ही डिडक्ट हो जाता है। और ये लोगों को इतना रिलीफ मिल रहा है, और लोग बोलते हैं कि हम इसलिए करते, उसके कारण बताते हैं कि भाई हम ये हमारा जो हमारी एसेट और कंपनी की एसेट उसको सेपरेट रखना चाहते, वो एक कारण दिखाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमें ये चाहिए
हमारे एसेट को लेके एक सीक्रेसी चाहिए, ये हमारा प्राइवेट ये है, राइट है, इसलिए हम ऐसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा कहते हैं कि हम टैक्स प्लानिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ये तो हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, हम थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो वो टैक्स प्लानिंग तो में तो वो है इन्वेस्टमेंट, उसका रियायत भी है, आपको रिलीफ भी मिलता है, काफ़ी डिडक्शन मिलता है, इसलिए हम तो वो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा एक है जो एप्रीहेंशन है भारत के लोगों का, 1953 में हमारे देश में एक कानून बना था, जो एस्टेट ड्यूटी एक्ट था। वो एस्टेट ड्यूटी एक्ट राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई तो उसने उसको एबोलिश किया था। पर हमारे देश में जो लोग धनी है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनका एक एप्रीहेंशन है कि वो कानून शायद फिर से आ सकता है देश में। तो वो कानून अगर आएगा तो उनकी एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, सीज कर लेगी, वो एप्रीहेंशन उनका है, इसलिए वो एक कारण ये भी दिखाते हैं। और दूसरा है कि एनआरआई हमारे बहुत सारे बाहर है, दोस्त है, हमारे फैमिलीज़ वाले हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनकी ओर का एक्सक्यूज़ है कि हम कुछ इसमें गलत नहीं कर रहे, कानूनी तौर पे गलत नहीं है, पर ये एथिकली गलत है, ये हमारे देश के लोगों के साथ धोखा है। और नीति नैतिकता का कितना मानदंड नीचे गया है कि लोग हमारे देश के भूखे मर रहे। 20 रुपया दिन का जो जिसका अर्निंग है उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं मानते, 20 रुपये से कम जो इसका अर्निंग है उसको बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल बोलते हैं। और हमारे देश में कम से कम 80 करोड़ लोग और दूसरे 20 करोड़ लोग ऐसे हैं, कुल मिला के 100 करोड़ लोग जो शाम का खाना नहीं खा पाते हैं। और ये 80 करोड़ लोगों को रेशन का प्रोविज़न करना पड़ता है हमारे स्टेट को। अगर ये पैसे आ जाए और ये पैसे मिल जाए देश के लोगों को, तो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड कितना बेहतर होगा, क्योंकि इतना माल न्यूट्रिशन है, इतना ड्रॉप आउट है। अभी यूनेस्को, यूनिसेफ एवरी डे सबके रिपोर्ट आते हैं हमारे देश के हाल कितने खस्ता है। उसके टाइम पे पेंडोरा पेपर्स की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पैसे पे लोगों का अधिकार है। ये टैक्स प्लानिंग की बात छोड़िए, इस पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स देगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। और उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। उसमें ये जो लूप होल हमारे कानून में है, ये जो हमारे पत्रकार दोस्तों ने भी काफ़ी इनकम टैक्स ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स को पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग जानते हैं फिर क्यों ये नहीं स्टेप ले सकते हैं। तो बोले कि हमारे कानून का बहुत प्रावधान बहुत कम है और कुछ प्रावधान ऐसे है कि हम उसको नहीं छू सकते, हम उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, वो पैसे हम वापस भी नहीं ला सकते हैं, उनका वो मानना है। तो ये जो बात है, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसके जो सीनियर एडिटर है बेन हेलमन, उन्होंने बताया कि हमने ऐसी सिस्टम को एक्सपोज किया है कि जो आम जनता को गरीब बना के कुछ धनी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे, ऐसी सिस्टम में हम जी रहे। पेंडोरा पेपर्स के थ्रू हमने दुनिया को दिखाया है कि हम कैसी सिस्टम में जिंदा है। और बोल सकते हैं कि ये जो एंड ऑफ एम्पायर हुआ इंपीरियलिज्म का, ब्रिटिश एम्पायर का, पर राइज ऑफ टैक्स हेवंस हुए हैं। ये जो एडिटर है बेन हेलमन, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उनके सीनियर एडिटर बता रहे हैं। और ये लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जर्नलिज्म के इतिहास में, इतने सारे जर्नलिस्टों ने जुड़ के। और ये जो पीरियड था उनका इन्वेस्टिगेशन का, वो 1990 और से 2019 तक का था। और कुछ लोगों का एलिगेशंस भी है कि अमेरिका में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये करप्शन के खिलाफ जो प्रॉमिस किया था, तो उनको जो पसंद नहीं है देश, या जो देश के रूलर उनको जो पसंद नापसंद करते हैं, या उनसे ऑपोजिट विचार रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए इंटेंशनली लीक करवाया है। हो सकता है वैसा, वो एस्पेक्ट को नहीं मैं इतना डिटेल देख पाई हूँ, पर ये एक्यूजेशन होने के बावजूद भी ये हकीकत है कि हमारे देश के और दुनिया के इतने लोगों ने ये टैक्स चोरी
को, मतलब कर चोरी को टैक्स प्लानिंग के नाम पे दूसरे जगह पे फ़ायदा के लिए किया। और बहुत सारे देशों के लोग जिन्होंने बाहर अपने पैसे को पार्क किया है, वो अपने देश में टैक्स तो नहीं भर रहे, खुद की कंपनी को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर रहे, और कुछ लोग तो देश छोड़ के भी भाग गए। हमारे देश में तो काफ़ी लोग भाग गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बार बार प्रॉमिस करते रहे, पर अभी तक हम किसी को वापस नहीं ला पाए हैं। और जो वहाँ है वो भी बोल रहे हैं, जो बाहर गए हैं वो बोलते हैं हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो हमारे कानून में जो बदलाव लाने की बात बार बार उठती है, इसमें ये कानून में जो बदलाव लाने की ज़रूरत है उसका भी हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए। और उसकी और भी आप सब लोगों का ध्यान में आकृष्ट करना चाहती हूँ कि इस एक कानून, हम साधारण सिविल सोसाइटी के कानून को, हमारे रोज़ बरोज के जीवन के कानून को लेके हम बहुत मांग करते रहते हैं, पर ये फाइनेंस के कानून जो है, इन्वेस्टमेंट को लेके जो कानून है, उसमें भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। और टैक्सेशन लॉ में भी सुधार की ज़रूरत है। टैक्स ऐसा ही होना चाहिए, जो ज़्यादा कमाते हैं, जो ज़्यादा धनी है, उनको ज़्यादा लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आम जनता से हम जो अभी जीएसटी में जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया 10 रुपया का साबुन तेल लेने वाले से भी हम जो टैक्स ले रहे हैं, वो एकदम इनजस्टिस है। उनकी गरीबी के साथ मजाक है। उनके जो गरीबी की, उनके जो गांव है उस पर हम नमक छिड़क रहे हैं। और ये जो टैक्स चोरी करने वाले लोग टैक्स प्लानिंग के नाम पे हमारे देश के पैसे, हमारे देश के लोगों के अधिकार के पैसे बाहर ले जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए चिंता की बात है। मैं मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे बात रखने का मौका दिया गया। और मैं इतना नहीं अभ्यास कर पाई, फिर भी जो छोटी मोटी डिटेल्स मेरे पास थी मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अभी महादेव भाई हमारे साथ आ पहुँचे हैं, बारिश रुका हुआ है। अभी महादेव भाई से हम सुनेंगे जयप्रकाश जी की बातें। धन्यवाद। मैं महादेव भाई को आमंत्रित करती हूँ। महादेव भाई। લગાવવાનું છે. सबको नमस्कार। आज इतनी भयंकर बारिश हुई, शायद इस वर्ष इतनी भयंकर बारिश और नहीं हुई, और इसके कारण मुझे रास्ते में फंसना पड़ा और यहाँ मैं देर से पहुँचा। इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। कल लोकनायक जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि है और 2 दिन के बाद उनका जन्मदिन है। तो आप देखेंगे उनका मरना पहले है, जन्म बाद में है। 1977 में एक बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में जयप्रकाश जी के जीते जी उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। मोरारजी प्रधानमंत्री थे, पता नहीं कहाँ से वो भूल हो गई, और उस समय तो इतने टीवी चैनल नहीं थे, फिर भी दूरदर्शन था और ये सारा प्रसारण हो गया और काफ़ी फजीहत भी हुई मोरारजी की। आज का विषय है जयप्रकाश जी का आंदोलन। तो मैं इसकी बात शुरू करूं उससे पहले मीनाक्षी बहन ने जो एक बात कही, उसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, वो था जीएसटी वाला। किन किन चीज़ों पर जीएसटी लगाया गया है मैं देख रहा था। उसमें साइकिल स्टैंड पर भी जीएसटी लगाया गया है। जो रेलवे स्टेशनों पर और बस स्टैंड पर शौचालय होते हैं उस पर भी जीएसटी रोटी लगा गया। तो आम लोगों से कितनी हद तक रोटी और पराठा भी है। रोटी और पराठा भी। लेकिन ये जो मैंने 2 चीज़ें बताई, इसमें ऐसी चीज़ है कि कोई कई बार इसमें मैंने बीच में टेलीविज़न पर दूसरे चीज़ों पर जीएसटी कम किए गए थे।
मैं बार बार रेलवे स्टेशन जाता रहता हूँ, साइकिल स्टैंड पर जाता हूँ तो 10 रुपये लगते थे, उसको 12 रुपये उसका अब लगता है कि 2 रुपये जीएसटी उस पर हो गए। तो किस तरह से आम लोगों का शोषण होता है, उसका ये जीएसटी एक उदाहरण है। 18 मार्च 1974 को बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में, उस समय जेपी नहीं थे और जेपी बाद में आए और वो एक बड़ा आंदोलन बना और छात्र आंदोलन जेपी आंदोलन हुआ। वो बहुत लंबी कहानी है, उसका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका एक संदर्भ जो अभी से जुड़ा है वो कहना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले भारत के राष्ट्रपति अपने गांव गए थे कानपुर, और उसमें उनके काफिले में कोई एक मर गया और कोई एक और व्यक्ति जो बीमार था, वो हॉस्पिटल जाना चाह रहा था, उसको जाने नहीं दिया, उसमें मर गए। और भारत के राष्ट्रपति ने उसके लिए संवेदना के एक शब्द नहीं कहे। ऐसी ही एक घटना 1974 में हुई थी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ थे और वो पटना गए थे और उनकी गाड़ी से कुचलकर एक सिकंदर नाम का नौजवान क्या कहेंगे, छोटा तरुण मर गया था। तो उस समय धर्मयुग नाम की एक मैगजीन निकलती थी, हिंदी की बहुत प्रसिद्ध मैगजीन। उसके संपादक थे धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती ने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक है मुनादी, और उसमें है खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, शहर हुकुम कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि सड़क पर नहीं निकलें, अपने बच्चों को घर के अंदर रखें, वगैरह वगैरह। वो कविता इतनी सुंदर है और आज के समय के लिए बिल्कुल सटीक है। वो थोड़ा लंबा है, नहीं तो मैं चाहता था कि उसको पढूं। मैंने सुना है कि अनेक देशों में जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद नहीं किए जाते हैं, और वो ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं। तो भारत जैसे गरीब देश में, जहाँ आवागमन के साधन सबों के लिए सुलभ नहीं हैं और सार्वजनिक परिवहन का लोग उपयोग करते हैं, ऐसे में उसको बंद करना और कुछ खास लोगों के लिए रास्ता, माने वो तो कुछ मिनट में चले जाते हैं, लेकिन घंटों तक बंद रखना। फिर राष्ट्रपति अभी अयोध्या गए थे तो करीब दिन भर बंद कर दिया गया रास्ता। तो ये लोकतंत्र है या नहीं, ये सवाल है। कुछ खास लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है। तो धीमे धीमे ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा रहा है कि लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो तानाशाही है। कई लोग कहते हैं, कई लोग हिटलर के समर्थक हैं। वैसे हमारे बादशाह जो भारत के हैं आजकल, वो हिटलर और उनकी पार्टी के लोग भी हिटलर की कई बातों का जिक्र करते रहते हैं और लगता है कि उनसे उनको प्रेरणा मिलती रहती है। तो कुल मिला के एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा रहा है कि कहेंगे ठीक है, लोकतंत्र वगैरह नहीं, जो सबसे अच्छा आदमी है, जिसको जनता जानती है, उसी को सारा सौंप दो। अभी आपने देखा होगा कि चीन में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको आजीवन कानून बना के आजीवन राष्ट्रपति मान लिया गया है। तो भारत का पड़ोसी देश है तो उसकी हवा हो सकता है भारत में भी आ जाए, हो सकता है पार्लियामेंट में उनका बहुमत है तो पार्लियामेंट में कानून बना के कह दिया जाए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो आजन्म प्रधानमंत्री होंगे। तो ये कोई अचरज नहीं होना चाहिए आपको, ऐसा हो सकता है। थोड़ा जेपी के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। हमारे पीछे इमरजेंसी के कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी है, दोहरा समय के रथ का घर घर नार सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 1974 का ये बहुत लोकप्रिय गीत बन गया था। लेकिन मैं उससे पहले जब जेपी 1946 में लाहौर जेल से छूट के आए थे और पटना के गांधी मैदान में उनकी सभा हुई थी, ऐसा कहते हैं कि उससे पहले उतनी बड़ी सभा
कभी नहीं हुई थी। और अगस्त क्रांति के नायक के रूप में उनका स्वागत हुआ था। और कहते हैं उसके बाद उनकी सभा 5 जून 1974 की हुई। वो 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो अपने रिकॉर्ड को खुद जेपी नहीं तोड़ा है कई। फिर 4 नवंबर को जो उनको लाठी लगी थी तो 18 नवंबर को सभा हुई थी, वो उससे भी बड़ी थी। तो जेपी जब लाहौर जेल से छूट के आए तो दिनकर ने एक और कविता लिखी थी। वो बड़ी लंबी है और बहुत प्रसिद्ध कविता है। उसकी सिर्फ 2 लाइन में पढ़ता हूँ। वो है कि कहते हैं उसको जयप्रकाश जो मरण से नहीं डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है। और अंत में दिनकर कहते हैं कि वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। लाहौर जेल में जेपी को कितना टॉर्चर किया गया, ये सब आप लोगों ने जो इतिहास के पुराने पन्नों को उलटते होंगे उनको जो मालूम है। उनको कहा जाता है उनको बर्फ के सिल्लियों पर सुला दिया जाता था और मारा जाता था। और उनसे कई बातें जानना चाहते थे अंग्रेज सरकार, लेकिन जेपी कहते थे मैं जानता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा। तो उस भीषण परिस्थिति से गुजरे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी। और अभी कुछ साल पहले, मुझे लगता है कि शायद 10 साल से अधिक हुए, गुजरात समाचार ने अपने कितने साल होने का 1900 आज़ादी के बाद जो उनका अंक निकला था उसको फिर से छापा था। उसमें जेपी की सभा का जिक्र था पहले पन्ने पर। 1946 में ही जेपी अहमदाबाद भी आए थे और रायपुर दरवाजे पर उनकी सभा हुई थी। और कहते हैं जेपी शाम को 7 बजे आने वाले थे, उसके बदले शाम को रात को 12 बजे आए और 2:30 बजे रात तक उनकी सभा चली। तो गुजरात में भी उनका इतना ही स्वागत हुआ, इतना ही क्रेज था। फिर उन्होंने बाद में किनारीवाला के स्मारक का उद्घाटन वगैरह किया। वो सब गुजरात के लोग अच्छी तरह जानते हैं। 9 बार गिरफ्तार हुए जो लोग जेपी, और काफ़ी अलग अलग जेलों में रहे, वर्षों तक जेल में रहे। अब ये जेपी का जो आंदोलन था, जो मुद्दे थे, उसमें एक भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा था। जो आंदोलन 74 में शुरू हुआ था वो तो हॉस्टल के बिल और छात्रों की मांगों को लेकर हुई थी। लेकिन बाद में मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, तो उस समय बिहार में चावल 4 रुपये किलो हो गया था। तो लोगों को लगता था 4 रुपये किलो चावल, बिहार में चावल काफ़ी होता है और 4 रुपये किलो चावल हो जाए तो लोगों को लगता 4 रुपये किलो चावल, और इतना बड़ा आंदोलन हो गया था। अब 4 रुपये तो अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि 4 रुपये चावल मिलेगा। तो भ्रष्टाचार और महंगाई 1974-75 में जितने थे आज उससे कई गुना अधिक हो गया है। लेकिन एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया है कि चारों तरफ सारे आंदोलनों को दबा दिया जा रहा है, और जो आंदोलन जो उसके खिलाफ बोल देगा वो देशद्रोही है। जेपी को भी देशद्रोही कहा गया था, जेपी को भी पाकिस्तान का एजेंट कहा गया था। और वो मसला था कश्मीर वाला। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेपी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। उस ज़माने में जम्मू जाने के लिए दिल्ली से एकमात्र ट्रेन जम्मू मेल थी। और चांदनी चौक में बीजेपी, उस समय बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ के लोगों ने जेपी को काले झंडे लिखाए थे और पाकिस्तान के दलाल, ऐसा जेपी को कहा गया था। तो ये तो ठीक है, लेकिन जिस कांग्रेस में जयप्रकाश जी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उसके विदेश विभाग में, मजदूर विभाग में, उसके उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने भी जेपी को पाकिस्तान का एजेंट कहा। तो जेपी को जब एजेंट कहा जा सकता था, हमारे आपकी क्या औकात है। 1974 में ही कटक में इंदिरा गांधी की एक सभा हुई थी और उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने जेपी का नाम लिए हुए बगैर कहा कि जो लोग विदेशों के
सहायता से या विदेशों की मदद पर जीते हैं, उनको भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे याद है 18 नवंबर 1974 की सभा में, या 5 जून 1974 की सभा में जेपी ने कहा था कि जिस दिन जयप्रकाश विदेश का दलाल हो जाएगा, उस दिन इस देश में कोई देशभक्त नहीं बचेगा। और रो पड़े थे जेपी। उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए वो देश की जनता जानती है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। तो मुद्दे आज भी इमरजेंसी से ज़्यादा खराब हैं, और इमरजेंसी नहीं होते हुए भी वही सारे कानून लागू कर दिए गए हैं जो इमरजेंसी में थे। इमरजेंसी में तो एक कानून के तहत लगाया गया था, और आपका बेल नहीं होगा वगैरह वगैरह कई बातें थी। लेकिन आज तो कानून बना दिया गया है, कानून बनाए बगैर ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया है कि हर कोई जो सरकार के विरोध में बोलता है वो पाकिस्तान का एजेंट है या देशद्रोही है। देशद्रोही तो आज एक आम बात बन के रह गई है। तो इमरजेंसी है, आज मैं मानता हूँ इमरजेंसी है। इमरजेंसी 74, 75, 76 में ही नहीं थी, आज उससे ज़्यादा भयावह रूप में है। और नए नए कानून बना के अपने अनेक लोग जेलों में बंद हैं। और अभी उमर खालिद और कुछ लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, दिल्ली पुलिस को 25,000 रुपये का केस में दंड किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बावजूद सरकार के कान पर जरा भी जूं नहीं रेंगती है। और अभी 2 दिन पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे से बाहर जाने से रोक रहे हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की की गई। ऐसा इन लोगों ने मान लिया है कि हमारी ही सरकार हमेशा के लिए रहेगी, दूसरी कभी कोई सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी भी शायद ऐसा ही सोचती थी और वो गई। तो इनको भी जरा सोचना चाहिए कि जिस दिन उनकी सरकार नहीं होगी तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, और तब उनको इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जेपी के जो विचार थे उसमें से एक विचार, वो तो सोशलिस्ट पार्टी में थे, और लेकिन वो खुद कभी चुनाव नहीं लड़े, टिकट बांटा उन्होंने लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। और एक समय आया तो उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया। और उनकी एक प्रसिद्ध किताब है समाजवाद से सर्वोदय की ओर। उसमें भी कई बातें, वो उसका ये अवसर नहीं है। लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और उस किताब में उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कही है। और एक सभा में जिसमें मैं भी उपस्थित था, उन्होंने कहा है, जब ये समाजवाद की बात थी तो इसमें कहा गया था स्टेट विल विदर अवे। जब स्टेट ही खत्म हो जाएगा तो पार्टी क्यों रहेगी। तो दुनिया का हम ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जब देशों की सीमाएं खत्म हो जाए। और आज जो ऊपर वाले ने तो देशों की सीमाएं नहीं बनाई, हमने देशों की सीमाएं बनाई हैं। और हम उसमें नहीं जा सकते हैं, उसमें नहीं जा सकते हैं। और मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में बहुत सारे ट्रैवलिंग एजेंसी ऐसे हैं जो विदेशों गैर कायदेसर या गैर कानूनी रूप से विदेशों में ले जाते हैं लोगों को, साइबेरिया होते हुए, दूसरे देशों में होते हुए। और लाखों रुपये लोग उससे लेते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी के लोग, और गैर कानूनी रूप से वहाँ जाते हैं और गैर कानूनी रूप से रहते हैं। लेकिन उनको ये यहाँ की सरकार और उनकी पार्टी वाले उनके बारे में बांग्लादेश से या और छोटे छोटे देशों से, म्यांमार से जो लोग आते हैं उसको तो कहते हैं कि गैर कानूनी रूप से ही आ गए हैं। लेकिन हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं दूसरे देशों में, उसको गैर कानूनी नहीं मानते हैं। तो ये एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है।
और मैंने सुना है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर पैसे लाते हैं मंदिरों के नाम पर, और हवाई अड्डे पर कई बार पकड़े गए हैं और कहते हैं कि पुल यहाँ के जो कस्टम वाले हैं उनसे कहते हैं कि ये तो हम अपने लिए नहीं लाए हैं, धर्म के नाम पर लाए हैं, और शायद सरकार का संरक्षण उनके ऊपर है, इसलिए वो उसके खिलाफ कस्टम वाले भी कुछ करते नहीं हैं। अब करना क्या चाहिए? आज जेपी नहीं है, और न तो जेपी जैसा कोई दूसरा नेता है, न और विपक्ष भी इतना विभाजित है कि कुछ संगठित प्रतिरोध हो पाए ऐसा लग नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है, और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुलेआम जितना बर्बरता हो सकता है, जितनी कानून का उल्लंघन अब हो सकता है वो करते हैं, और कोई उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। अदालत भी मैं देखता हूँ कि बेबस होकर रह जाती है। अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और यदि यही आदित्यनाथ, जिनके ऊपर अनेक मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस थे, इनके आते ही वो सब केस उसी कैबिनेट ने, जिसके वो मुखिया हैं, उन्होंने वापस ले लिया। और यदि यही इसी तरह विपक्ष विभाजित रहा तो उनके आने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कई लोग चाहते हैं कि मैं या हमारी पार्टी जीते तो ठीक, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जीत जाए तो कोई बात नहीं। ये जो बात है ये बहुत खतरनाक बात है, और आगे वाले दिनों में विपक्ष का अस्तित्व ही मिटा देंगे उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है। उस ज़माने में 74 में जॉर्ज फर्नांडिस थे, और वो प्रतिपक्ष नाम से एक अखबार भी निकालते थे, और प्रतिपक्ष की आवाज़ को सुनी जाती थी, उसका आदर किया जाता था, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होती थी। अब ये सब लगता है कि ये सब बीते ज़माने की बात हो गई है। हमारे मित्र द्वारकानाथ रथ जी कहते हैं कि अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा नाम की एक जगह है, वहाँ एक जगह ऐसी थी जहाँ लोग सार्वजनिक प्रदर्शन करते थे। ऐसे सारे जगहों को ख़त्म कर दिया गया है। आपको अपने जुल्म के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाना हो, कोई गलत चीज़ हो रही हो, उसके विरुद्ध प्रदर्शन करना हो, तो सारे जगह ख़त्म हो गए हैं। लाल दरवाज़ा की जगह तो चारों तरफ से घेर दिया गया, एक फुटपाथ बचा है, थोड़ा सा है, वहाँ अभी पुलिस परमिशन देती है। न गांधी आश्रम के चारों फुटपाथ को भी ऐसा घेर दिया गया है कि मान लिया गया है कि सरकार के समर्थन में आप करेंगे तो आपको तुरंत परमिशन मिल जाएगा, नहीं तो सरकार आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जेपी दबे लोगों के, कुचले लोगों के और समाज के पीड़ित लोगों की आवाज़ थे। उस आवाज़ से हम भी आज भी प्रेरणा पाते हैं, और वर्षों तक वो प्रेरणा हम सबको मिलती रहेगी। और उस प्रेरणा के आधार पर हम भले ही मुट्ठी भर लोग हैं, हम अपनी शक्ति भर जो कुछ है करते रहेंगे। जेपी को नमन, और जेपी के सब मानने वाले साथियों को सलाम। जब तक नहीं आए तो मैं थोड़ा चला आया। हाँ।